हम खुद को इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान और तार्किक प्राणी मानते हैं, है ना? मतलब हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं, क्वांटम फिजिक्स की गुत्थियां सुलझाते हैं। हाँ, और जेनेटिक्स में चमत्कार भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात हमारे रोजमर्रा के फैसलों की आती है ना। जैसे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना या अपना करियर चुनना। हाँ, या फिर किसी ऐसे रिश्ते को ढूंढना जो सालों पहले खत्म हो चुका है, हाँ। तो हम अक्सर ऐसी भयानक गलतियां करते हैं जिनका कोई लॉजिकल आधार नहीं होता। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम रॉल्फ टॉबेली की बेहद मशहूर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के पन्नों में उतरेंगे। ये किताब अपने आप में एक तरह का मैनुअल है, दिमाग की गलतियों को पहचानने का मैनुअल। एग्जैक्टली। हमारा मिशन आज ये समझना है कि हम अनजाने में गलत फैसले क्यों लेते हैं। ये चर्चा इस बात पर नहीं है कि हम कैसे सोचते हैं, बल्कि इस पर है कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। और इसके पीछे के वो शॉर्टकट्स जो कभी हमें जंगलों में जिंदा रखते थे। हाँ, वही शॉर्टकट्स जो आज की इस जटिल आधुनिक दुनिया में हमें बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करते हैं। तो अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये विकासावादी बेमेलपन या जिसे हम एवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं, यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इवोल्यूशनरी मिसमैच मतलब हमारा दिमाग और आज की दुनिया मेल नहीं खाते। बिल्कुल। रॉल्फ डोबेली बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो हमेशा सत्य की खोज में नहीं लगा रहता। तो फिर वो क्या है? वास्तव में हमारा दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। लाखों सालों के विकास के दौरान हमारे पूर्वजों के लिए त्वरित निर्णय लेना, जैसे झाड़ियों में कोई सरसराहट सुनकर भाग जाना। हाँ, वहां रुककर तार्किक विश्लेषण करना बेवकूफी होती, भाग जाना ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर वो सच में शेर हुआ तो विश्लेषण करने वाला तो मारा जाएगा। नेकुम, तो आज हम उसी आदिम दिमाग को लेकर एक ऐसे आधुनिक समाज में जी रहे हैं जहां स्टॉक मार्केट है, ब्याज दरें हैं, हाँ, और जटिल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, और यहीं पर कॉग्निटिव बायस या दिमागी पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। तो मतलब ये कॉग्निटिव बायस कोई मानसिक बीमारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ग्लिच हैं जिसे पिछले 1 लाख सालों से अपडेट ही नहीं किया गया है। वाह, ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है। जब हम इन बायसेस को सिर्फ गलतियों के बजाय एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, और डबली ने अपनी किताब में ऐसे दर्जनों बायसेस का विश्लेषण किया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली पूर्वाग्रह से शुरू करते हैं, कन्फर्मेशन बायस। डोबली से सभी बायसेस की माँ कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। ये वो टेंडेंसी है ना जहाँ हम केवल उसी जानकारी को स्वीकार करते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को सही साबित करती है। बिल्कुल। और उन सारे तथ्यों को हम खारिज कर देते हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं। हाँ। असल में ये एक फिल्टर की तरह है। एक फिल्टर? हाँ, मान लीजिए किसी ने एक विचार बना लिया है कि अमुक आर्थिक नीति देश के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अब उसका दिमाग अनजाने में अखबारों में या इंटरनेट पर सिर्फ उन आंकड़ों को तलाशेगा जो उस नीति के फायदे बताते हैं। और अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर सामने आता है जो उस नीति के नुकसान गिनाता है तो दिमाग तुरंत उसे पक्षपाती या गलत मानकर खारिज कर देगा। डोबेली यहाँ चार्ल्स डार्विन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। और डार्विन का उदाहरण? हाँ, वो डायरी वाला नियम ना। एग्जैक्टली। डार्विन जानते थे कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इसलिए जब भी उन्हें अपनी थियरी के खिलाफ कोई नया सबूत मिलता था तो वो उसे तुरंत लिख लेते थे। हाँ, उनका मानना था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका दिमाग उस विरोधी तथ्य को सिर्फ 30 मिनट के भीतर भुला देगा। 30 मिनट, ये तो बहुत डरावना है। डार्विन का ये तरीका आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम को ही देख लीजिए। हाँ, वे पूरी तरह से कंफर्मेशन बायस पर ही काम कर रहे हैं। वे हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिससे हमारे इको चैम्बर्स और भी गहरे होते जाते हैं। इंसान को लगता है कि वो दुनिया भर की जानकारी ले रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ अपनी मान्यताओं की पुष्टि कर रहा है। नए विचार या विरोधी तथ्य हमारे दिमाग में सच में दर्द पैदा करते हैं, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, और हमारा दिमाग इस दर्द से बचने के लिए विरोधी तथ्यों की हत्या कर देता है। सही कहा। और ये सिर्फ विचारों या राजनीति तक सीमित नहीं है, ये व्यवसाय में भी उतना ही हावी है। व्यवसाय में कैसे? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ किसी नए प्रोडक्ट के विचार से इतने जुड़ जाते हैं कि वे मार्केट रिसर्च के उन आंकड़ों को अनदेखा कर देते हैं जो बताते हैं कि प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा, और अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल। और ये नुकसान हमें
एक दूसरे बहुत ही खतरनाक बायस की तरफ ले जाता है, जिसका जिक्र डुबेली ने काफी विस्तार से किया है। संक कॉस्ट फैलेसी, डूबी हुई लागत का भ्रम। हाँ, संक कॉस्ट फैलेसी। इसका शिकार शायद हर इंसान कभी न कभी हुआ है। मैं तो पक्का हुआ हूं। जब हम किसी प्रोजेक्ट या निवेश में बहुत सारा समय और पैसा लगा चुके होते हैं, या किसी रिश्ते में भी। हाँ, और उसके लगातार नुकसानदेह साबित होने के बावजूद हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम खुद को सांत्वना देते हैं कि मैंने इसमें अपने जीवन के 5 साल दिए हैं, या मैंने इस शेयर में लाखों रुपए लगाए हैं, तो मैं इसे घाटे में कैसे बेच सकता हूँ। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से अतार्किक हैं। जो चला गया वो वापस नहीं आता। बिल्कुल। डोबेली इस बात पर जोर देते हैं कि तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए केवल ये देखना चाहिए कि भविष्य में क्या लागत और क्या फायदे होंगे। जो पैसा या समय संक हो गया यानी डूब गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस बायस का सबसे क्लासिक उदाहरण है कॉनकॉर्ड इफेक्ट। हाँ, कॉनकॉर्ड जेट वाला प्रोजेक्ट ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों का। हाँ, दोनों सरकारों ने मिलकर सुपरसोनिक पैसेंजर जेट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। बहुत जल्दी ये स्पष्ट हो गया था कि ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से कभी सफल नहीं होगा। लेकिन दोनों सरकारों ने इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा दिया था कि उन्हें पीछे हटने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एग्जैक्टली। अपनी पिछली डूबी हुई लागत को सही ठहराने के लिए उन्होंने और भी अरबों डॉलर बहा दिए। ये शर्मिंदगी या फेस सेविंग का तत्व संक कॉस्ट फैलेसी को बहुत खतरनाक बना देता है। हाँ। हार मानना या गलती स्वीकार करना हमारे अहंकार पर चोट करता है। इसलिए इंसान एक हारने वाले सौदे को तब तक खींचता है जब तक कि वो पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। और ये सिर्फ सरकारों की बात नहीं है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा करते हैं। मान लीजिए हम एक बेहद खराब फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए हैं। हाँ, या किसी ऐसी किताब को अंत तक पढ़ना जो बिल्कुल बकवास है। तर्क तो यही कहता है कि पैसे तो वैसे भी जा चुके हैं, अब अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए। लेकिन हमारा दिमाग उस डूबी हुई लागत से चिपका रहता है। इससे बचने का सबसे कड़वा लेकिन जरूरी उपाय यही है कि हमें हर दिन अपने निवेश का 0 से मूल्यांकन करना चाहिए। 0 से मूल्यांकन? हाँ, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसमें अब तक कितना लगाया है। तो सवाल क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं आज की स्थिति से शुरुआत करता तो क्या मैं इसमें निवेश करता? और अगर जवाब नहीं है तो तुरंत रुक जाना चाहिए। बहुत सही बात है। अब जब हम नुकसान उठाने की बात कर रहे हैं तो इंसान अक्सर अनिश्चित स्थिति में दूसरों की तरफ देखने लगता है। और यही हमारी तीसरी बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी सामने आती है, सोशल प्रूफ, या जिसे हम सामाजिक प्रमाण कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो भीड़ की मानसिकता। अगर लाखों लोग कुछ कर रहे हैं तो वे गलत कैसे हो सकते हैं, ये सोच। डोवेचली ने इसे बहुत ही शानदार ढंग से समझाया है। अगर हम इसके विकासवादी इतिहास में जाएं तो ये बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, वो जंगल वाला उदाहरण। मान लीजिए 50,000 साल पहले हमारे कुछ पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में शिकार कर रहे हैं और अचानक बाकी के सारे साथी भागने लगते हैं। उस समय रुककर ये सोचना कि अच्छा, क्या सच में वहां शेर है या ये लोग ऐसे ही भाग रहे हैं? ये तो एक जानलेवा फैसला हो सकता था। जो लोग बिना सोचे भीड़ के साथ भागे वे जिंदा बचे। और हम उन्हीं के वंशज हैं। आदिम काल में सोशल प्रूफ अस्तित्व बचाने का एक बेहतरीन टूल था। लेकिन आज के वित्तीय बाजारों में या करियर विकल्पों में शेयर नहीं होते। बिल्कुल नहीं। आज अगर कोई सिर्फ इसलिए किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है क्योंकि हर कोई उसे खरीद रहा है, ईड हमेशा सही नहीं होती। डच ट्यूलिप मेनिया या .com बबल को देखिए, पूरी की पूरी आबादी एक भयंकर भ्रम का शिकार हो सकती है। सोलोमन ऐश का वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी तो इसी पे है ना? हाँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है। उस प्रयोग में जब किसी व्यक्ति के चारों ओर बैठे लोग जानबूझकर किसी रेखा की लंबाई का गलत जवाब देते हैं तो वो व्यक्ति भी भीड़ के दबाव में आ जाता है। बिल्कुल, वो अपनी ही आंखों देखी सच्चाई को नकार देता है और गलत जवाब देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बार भीड़ के साथ जाना गलत है? मान लीजिए कोई किसी नए शहर में और उसे 2 रेस्टोरेंट दिखते हैं, एक पूरी तरह से खाली और दूसरे के बाहर लंबी लाइन लगी है। तो कोई भी स्वाभाविक रूप से लाइन वाले रेस्टोरेंट को ही चुनेगा। वहां तो सोशल प्रूफ एक उपयोगी शॉर्टकट का काम करता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। हमें ये समझना होगा कि बायसेस पूरी तरह से बेकार नहीं है, समस्या उनके अनुप्रयोग में है। मतलब हम उन्हें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कम जोखिम वाले फैसलों में, जैसे कहाँ खाना खाना है, सोशल प्रूफ एक अच्छा ह्यूरिस्टिक या दिमागी शॉर्टकट है। इससे समय बचता है। लेकिन जब बात जीवन के बड़े फैसलों की आती है, जैसे अपनी जीवन भर की पूंजी कहाँ निवेश करनी है, वहां सोशल प्रूफ विनाशकारी हो सकता है। डोबेली का संदेश यही है कि जब दांव बड़ा हो तो स्वतंत्र सोच की आवश्यकता होती है।
अगर 50 लाख लोग किसी मूर्खतापूर्ण बात को सही कहते हैं तो भी वो बात मूर्खतापूर्ण ही रहती है। बिल्कुल, हमें भीड़ का अनुसरण करने की इस अंधी प्रवृत्ति के प्रति सचेत रहना चाहिए। और भीड़ से हटकर सोचने के लिए बहुत आत्मविश्वास की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेच है। वो क्या? आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर पाते हैं? आप ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, डोबेली का चौथा महत्वपूर्ण बायस, अति आत्मविश्वास। हम अक्सर सोचते हैं कि हम औसत से बेहतर हैं। इस बायस की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर आप किसी कमरे में बैठे लोगों से पूछें कि उनमें से कितने लोग खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर मानते हैं, तो लगभग 90% से ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे। जो कि गणितीय रूप से असंभव है। 90% लोग औसत से ऊपर कैसे हो सकते हैं? यही तो हमारा इल्यूजन ऑफ नॉलेज है। डोबेली बताते हैं कि हम न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, बल्कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक्सपर्ट्स के साथ ये समस्या और भी गंभीर होती है। हाँ, अर्थशास्त्री या स्टॉक मार्केट गुरु बहुत आत्मविश्वास के साथ भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन लंबे समय में उनकी भविष्यवाणियों का ट्रैक रिकॉर्ड डांट फेंकने वाले बंदरों से ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये अति आत्मविश्वास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है, जिसे हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे वो कोई डैम हो, नया एयरपोर्ट हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी अपने तय समय और बजट में पूरा नहीं होता। क्योंकि हम हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो को मानकर चलते हैं और अनअपेक्षित बाधाओं को, जिन्हें ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहा जाता है, पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी योजना में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और मजेदार बात यह है कि ये अति आत्मविश्वास अहंकार की वजह से नहीं है, ये एक संज्ञानात्मक अंधापन है। कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, हम ये नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। हम अपनी सीमित जानकारी को ही पूरी दुनिया समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ज्यादातर नए स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन हर नए फाउंडर को लगता है कि उसकी कंपनी अगली गूगल बनेगी। वैसे अगर इंसानों में ये ओवर कॉन्फिडेंस न होता तो शायद कोई भी गुफाओं से बाहर नहीं निकलता या समंदर पार करने का जोखिम नहीं उठाता। ये सच है, लेकिन आज के दौर में व्यापार और निवेश में यही अति आत्मविश्वास सबसे बड़े दिवालियेपन का कारण बनता है। तो हम एक बहुत ही अजीब स्थिति में फंस गए हैं। हमारा दिमाग नई जानकारी को कंफर्मेशन बायस के जरिए नकारता है। संक कॉस्ट फैलेसी हमें पुरानी गलतियों से बांधे रखती है। सोशल प्रूफ हमें भीड़ का हिस्सा बना देता है। और ओवर कॉन्फिडेंस हमें ये यकीन दिलाता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये तो पूरा एक चक्रव्यूह है। अगर हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ खेल रहा है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या हम अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं? वायरिंग को पूरी तरह से बदलना तो असंभव है, क्योंकि ये लाखों सालों के विकास का परिणाम है। तो फिर उपाय क्या है? डुबेली की किताब का मूल तत्व, स्पष्ट सोच की कला, हमें इसे निपटने का एक ढांचा देती है। इसका पहला सिद्धांत है वाया नेगेटिव का उपयोग करना। वाया नेगेटिव मतलब? इसका अर्थ है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम कोई बहुत बड़ा जीनियस या अचूक फैसला कैसे लें। तो हमें क्या सोचना है? इसके बजाय हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने से कैसे बचें। स्पष्ट सोच बुद्धिमत्ता बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच से गलतियों और कचरे को हटाने के बारे में। ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। जीतने से ज्यादा जरूरी है हारने से बचना। बिल्कुल। और इसके लिए हमें अपनी सोचने की गति को धीमा करना होगा। आज की दुनिया हमें लगातार तेज फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। तुरंत जवाब दें, तुरंत निवेश करें। लेकिन हर तेज प्रतिक्रिया हमारे आदिम बायसेस से होकर गुजरती है। स्पष्टता कभी जल्दबाजी में नहीं आती। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमन के कॉन्सेप्ट्स भी तो यही कहते हैं ना? हाँ, हमें अपनी सहज वृत्ति यानी सिस्टम 1 से हटकर विश्लेषणात्मक सोच यानी सिस्टम 2 की ओर जाना चाहिए। व्यवहारिक रूप से हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें अपने फैसलों में घर्षण या रुकावट पैदा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब भी कोई बड़ा निर्णय लें तो एक प्री मॉर्टम तकनीक का इस्तेमाल करें। प्री मॉर्टम? ये कैसे काम करता है? ये सोचें कि मान लीजिए 1 साल बाद आपका ये फैसला पूरी तरह से गलत साबित हो गया है, तो उसकी क्या वजह रही होंगी? ओहो, ये तकनीक तो हमें सीधे हमारे अति आत्मविश्वास से बाहर निकाल देगी। हाँ, और उन संभावित खतरों को देखने में मदद करेगी जिन्हें हमारा कन्फर्मेशन बायस छिपाने की कोशिश कर रहा था। यानी हमें खुद का ही सबसे बड़ा आलोचक बनना होगा,
बड़ी बड़ी कंपनियों में भी तो इसके लिए एक डेविल्स एडवोकेट नियुक्त किया जाता है ना। बिल्कुल, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो बहुसंख्यक राय या भीड़ की मानसिकता को चुनौती दे। ये असहमति को संस्थागत रूप देने का एक तरीका है, ताकि लोग एक ही दिशा में अंधी दौड़ न लगाएं। सही कहा। कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें ये नहीं सिखाती कि हम हर बार सही कैसे हों। तो ये क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम अपनी मानसिक सीमाओं को कैसे स्वीकारें। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा दिमाग बायसेस से भरा है, तो हम ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। हम अपने विचारों पर कम मुग्ध होते हैं और विरोधी दृष्टिकोणों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और यही वो जगह है जहां से असली तार्किक और स्पष्ट सोच की शुरुआत होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए, तो बात यह है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि हमारा दिमाग उस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। दिमागी भ्रमों को पहचानना ही समझदारी की पहली सीढ़ी है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। हम अक्सर अपनी अंतरात्मा की आवाज, या जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, उसे बहुत महत्व देते हैं। हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद क्या हमें इस गट फीलिंग पर फिर से सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या वो गट फीलिंग वाकई हमारा कोई छिपा हुआ सुपर पावर है, या फिर वो हमारे इन्हीं सारे कॉग्निटिव बायसेस का एक मिलाजुला रूप है? एग्जैक्टली, जो हमारे दिमाग को सबसे आसान और कम मेहनत वाला शॉर्टकट लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेते समय आपको सब कुछ बहुत स्पष्ट, आसान और आपकी मान्यताओं के बिल्कुल अनुकूल लगे, तो एक पल के लिए रुकिएगा, गहरी सांस लीजिएगा और सोचिएगा कि कहीं आपका आदिम दिमाग आपके साथ कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा। यही वो जगह है जहां स्पष्ट सोच की कला वास्तव में शुरू होती है। अगर आज के इस डीप डाइव में सोचने के तरीकों के बारे में कुछ नया पता चला हो श्रोता इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि ये उन्हें किसी बड़े कॉग्निटिव बायस का शिकार होने से बचा ले। ऐसे ही विश्लेषणात्मक विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने फैसलों पर सवाल उठाते रहें और स्पष्ट सोचें।